गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अंजू बाला राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग से हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर 103 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की फर्स्ट यूनिट का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिक भिन्नता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार से एक जैसा नहीं होता, चाहे वो सगे बहन भाई हो या आपस में जुड़वा बहन भाई हो या भाई भाई हो, जो भी हो वो कभी भी एक नहीं होते। और बीएड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेने का मेन मोटिव यह है कि हम जब शिक्षक एक कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार के हमको विद्यार्थी मिलते हैं, तो सबको एक जैसा एक साथ लेके चलना सबसे बड़ी एक विशेषता होती है शिक्षक की। जबकि 50 से 100 बच्चों की कक्षा में हर बच्चे अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार अलग होते हैं एक दूसरे से। तो यही चीजें हम यहाँ आज लेके आए हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता का मेन क्या है। परिचय है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समझना है। हर बच्चा अलग अलग क्षमताओं, गुणों के साथ जन्म लेता है। साथ ही इसी कारण विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ हमने जैसे बताया कि सभी बच्चों में एक दूसरे से अलग भिन्नता पाई जाती है और सबका अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से जो व्यक्ति बलिष्ठ है या सुडौल शरीर का है तो वो ज्यादा प्रभावशाली या सुंदर दिखता है, ऐसा नहीं है। तो मेन चीज है व्यक्तिक भिन्नता एक सामाजिक गुण है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते। उनमें विकास का क्रम एक हो सकता है लेकिन विकास की गति एक नहीं होती है। इसी कारण व्यक्तियों में अनेक समताएं होने के बावजूद भी कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। इन्हीं असमानताओं को व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। सभी व्यक्तियों या बालकों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कोई दो व्यक्ति या बालक सभी प्रकार से एक जैसे नहीं होते हैं। यह यहाँ तक कि दो भाई या दो जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती है। उनमें रूप, रंग, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि, स्वभाव आदि परस्पर एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। इस प्रकार उनमें पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अतः व्यक्तिगत भिन्नता का अभिप्राय किन्हीं दो व्यक्तियों या बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक भिन्नताओं में नापा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं उन अंतर को दर्शाती हैं जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाने में इनका सहयोग होता है। ये अंतर बुद्धि में हो सकता है, व्यक्तित्व में हो सकता है, रुचि में हो सकता है, आपकी क्षमता, व्यवहार में हो सकता है। इन चीजों में हमारी व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं की परिभाषाएं देखी जाएंगी। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य उन मानसिक, शारीरिक और भावात्मक अंतर से है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। 19वीं शताब्दी में गॉल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व भिन्नता का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसके पश्चात 20वीं शताब्दी में आते आते कैटल ने उनके अध्ययन को आगे बढ़ाया। उन्होंने व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन में अनेक
सांख्यिकी तकनीकियों का भी विकास किया। व्यक्तिगत भिन्नता को मापने के लिए सर्वप्रथम विनय बिने कहा जाता है, विनय बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। एटकिंसन के किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के मध्य व्यवहार संरचना में पाई जाने वाली असमानताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसी प्रकार टाइलर के अनुसार शारीरिक आकार एवं संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक क्षमताओं तथा व्यक्तित्व के लक्षणों में मापने योग्य विभिन्नताओं को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। जेम्स ट्रेवर का कहना था कि एक समूह के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक विशेषताओं में औसत से अधिक विचलन को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। इसी प्रकार स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन में संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा कोई भी पहलू सम्मिलित कर सकते हैं जिसका की मापन किया जा सके। मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ भी ऐसे गुण जिनको मापा जा सके वो व्यक्तित्व अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र या प्रकार, अब देखा जाए तो प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं आंतरिक व्यक्तिगत एवं बाह्य व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में होती हैं। मतलब कुछ क्वालिटी हमारे आंतरिक होती है और कुछ क्वालिटी हमारे फिजिकली तौर पे हम सबको देख पाते हैं वो चीजें। आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नता में शारीरिक व मानसिक स्तरों की भिन्नताओं को शामिल किया जाता है, जबकि बाह्य व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत दो या दो से अधिक प्राणियों के बीच की शक्तियों एवं रचनाओं से संबंधित पक्षों की विभिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां तो ये हमारे जैसे इमोशंस हैं कि कोई बहुत शाई नेचर का है, वो हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, या जो एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड है, जो बाह्य पर्सनैलिटी का बच्चा है, वो हर किसी माहौल में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है। तो आंतरिक और बाह्य का मतलब ये है कि बाह्य की जो स्थिति होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वो इजीली सबको दिखाई देती हैं। उसका रंग है, उसका रूप है, उसका सुडौल शरीर है, उसका कद काठी है, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो जैसे संवेगात्मक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता मीन्स हम किसी भी व्यक्ति के या बालक के इमोशंस को देख के पहचान जाते हैं कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा अपने दयालुता के कारण वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। उनका नेचर था कि वो किसी भी परेशान व्यक्ति को देख नहीं पाती थी। उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ लोगों की सेवा में लगा दिया। तो सेवा हुई, दयालुता हुई, क्रोध हुआ, प्रेम की भावना हुई, प्रसन्नता हुई। तो ऐसी चीजें, इमोशंस जो हमारे चेहरे पे आ जाते हैं और हम तुरंत देख के पहचान जाते हैं कि आज फलाना व्यक्ति बहुत खुश है। तो हम कहते हैं ना, कभी भी कोई बात ऐसी, कोई सीरियस बात हो या कोई किसी से कोई काम की चर्चा करनी हो, तो हम माहौल देखते हैं। माहौल मतलब फलाने व्यक्ति का हम ये देखते हैं कि उसका आज मूड कैसा है। अगर वो गुस्से में है तो हम कोई भी बात करना उचित नहीं समझते, और हमको लगता है कि नहीं, आज उसका मूड बहुत अच्छा है, तो हम उससे अपने मन की बात या कोई भी काम की बात करनी होती है तो वो कर लेते हैं इजीली। तो वो इमोशंस यहाँ बहुत मायने रखते हैं। दूसरा है मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता मीन्स हर व्यक्ति, जैसे कक्षा में 100 बच्चों की क्लास है, 100 बच्चों की क्लास में 90% बच्चे
एवरेज कैटेगरी के होंगे और बाकी 5% बच्चे बिलो एवरेज होंगे और 5% बच्चे अबव एवरेज होंगे। अबव एवरेज में आपके इंटेलिजेंट भी आते हैं और आपके जीनियस कैटेगरी के भी बच्चे आते हैं। तो एक टीचर का रोल होता है कि वो इस प्रकार के डिफरेंस को कैसे मेंटेन करके चले कि इस पूरी क्लास में 90, 5 और 5 को कैसे 100 बना के एक साथ लेके चलना है कि 90% बच्चा हम जैसा नॉर्मल पढ़ाते हैं उसको कवर अप करता है, लेकिन जो 5% बिलो एवरेज का बच्चा है वो बहुत जल्दी किसी चीज को नहीं समझ पाता, उसको हमको कैसे पुशअप करके एवरेज के कैटेगरी में लाने की कोशिश करनी होती है। और जो अबव एवरेज वाले हैं उनको कैसे हमको उनके अकॉर्डिंग चलना होता है कि भाई वो तो उस काम को फटाफट करके खत्म करके और आराम से बैठ जाते हैं कि मैडम हो गया काम। तो इसीलिए जरूरी है कि अबव एवरेज जो इंटेलिजेंट है या जीनियस है उनको भी हम कैसे उनके लिए आगे से आगे प्लानिंग करके कुछ वर्क ऐसा रखें उनके लिए कि वो भी उस कक्षा में बिजी रहें। तो ये भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है क्लास में अलग अलग बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको। फिर है व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता ये बाह्य भिन्नता के अंतर्गत आती है, जो आपकी शारीरिक बनावट है कि उसका रंग पहचान उसकी कैसे बनती है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत थे। तो उनकी पहचान उनकी बुद्धिमत्ता से, उनकी इंटेलिजेंसी से उनकी पहचान बनी, लेकिन देखने में वो बिल्कुल अच्छे सुंदर नहीं थे। तो इसीलिए किसी व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं की जाती है। हम कहने के लिए कह देते हैं कि कक्षा में अगर किसी बच्चे का नाम याद नहीं हो पाता तो हम उसका फिजिकल बायोडाटा दे देते हैं कि वो जिसके लंबे बाल हैं या जो बहुत रंग में साफ है या जिसकी बड़ी आंखें हैं या जो थोड़ी हेल्दी है या जो बहुत पतली दुबली सी है या जो बहुत लंबी है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बता के हम उस व्यक्ति की पहचान करा देते हैं। रुचि में भिन्नता। रुचि में भिन्नता अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि कक्षा में सभी बच्चों की एक जैसी रुचि नहीं होती। किसी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी को गेम्स में है, किसी को म्यूजिक में है, किसी को डांसिंग में, किसी को किसी चीज में। ये सबको पता है, सब जानते हैं कि किसका किस में इंटरेस्ट है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे 10th के बाद जब हमको सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आता है 11th में, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे के ऊपर हम पेरेंट्स अपना प्रेशर ना डालें कि नहीं जी हमारी इच्छा है कि आपको साइंस लेनी है, बायो लेनी है तो आप वही पढ़िए। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं करना चाहिए। बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है आप बच्चे को उसी तरफ मोटिवेट करिए, बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है अभिवृत्ति, डिफरेंस इन एटीट्यूड। ये भी एक बच्चे में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि हर बच्चे का दूसरे बच्चे से अपना अलग अलग अभिवृत्ति होती है। शारीरिक क्षमता, किसी में शारीरिक क्षमता काम करने की बहुत ज्यादा होती है और किसी में बहुत जल्दी थकान महसूस करने लग जाते हैं। इस तरीके से सीखने की शैली, सीखने की शैली भी हमारे मन पर निर्भर करती है कि हमको माहौल अच्छा मिला, हमको शिक्षक अच्छे मिले तो बच्चे की सीखने की शैली जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, बहुत जल्दी वो बच्चा सीखता है। और अगर कुछ ऐसा बच्चे को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, बच्चा अपने आप अपने लेवल पे जो सीख सकता है वो सीख रहा है, तो उसकी सीखने की गति थोड़ी सी धीमी होती है। क्रियात्मक भिन्नता, क्रियात्मक भिन्नता एक ये है कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा उसके बाद उसका जो उसने रिजल्ट दिया उससे हमको पता चलता है कि हमारे सिखाने के बाद उस बच्चे ने कितना सीखा। जिसका सीखने का लेवल बहुत अच्छा था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया, और जिसका सीखने का लेवल कम था उसने उस रिजल्ट को बहुत अच्छे से कवर अप नहीं किया था। नेक्स्ट है विचारों में भिन्नता। विचारों में भिन्नता, जब हमारे व्यक्तित्व में भिन्नता है तो स्वाभाविक है कि हमारे विचार भी कभी एक से नहीं होते।
इसीलिए आजकल बहुत सारी घरों में जो परेशानियां होती हैं वो उसका मेन पीछे रीजन ही यही होता है कि आपस में जब विचार नहीं मिलते हैं तो उनमें आपस में डिस्प्यूट होते ही हैं। भाई अगर आप उनकी यस में यस मिलाएंगे तो आप में कभी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने अपना विचार रख दिया कि नहीं अभी दिन है रात नहीं है, या रात है दिन नहीं है, या मौसम खराब है, आपने जहां अपने विचार रखने शुरू कर दिए वहीं सामने वाले के साथ आपके विचारों में मतभेद शुरू हो जाएगा। इसके बाद है अधिगम में भिन्नता। अधिगम में भिन्नता सीखने की जो क्वालिटी है, बच्चा बचपन में जब हम उनको शूज के लेस बांधना सिखाते हैं तो कोई बच्चा तो उसको बहुत जल्दी सीखता है और कोई बच्चा उसको बहुत देर से सीख पाता है। तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, उसका सीखने का पैटर्न भी तरीका भी अच्छा नहीं है, इसलिए वो उसको नहीं सीख पाता। तो वो सीखने की क्वालिटी भी ऐसी है कि धीरे 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 बच्चा सीखता है। कोई बच्चा उसको जल्दी सीखता है, जैसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बार गिरते हैं, चोट लगती है तब सीखते हैं। इसी तरीके से बड़े लोग टाई बनाना या ड्राइविंग करना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सीखने की गति पर निर्भर करता है। उससे पता चलता है कि ये तो बच्चा बहुत जल्दी सीख गया और ये उतनी देर से सीख रहा है। ऐसा क्यों? बच्चे तो सब सेम थे, शक्ल सबकी अलग है, लेकिन हाँ भगवान ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंख सबको सर सेम दिए, लेकिन फिर भी सीखने की गति में डिफरेंस क्यों रहा? हमने तो एक ही जैसा सिखाया था सबको, लेकिन फिर भी ये सब व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है कि उसने तो उस चीज को बहुत जल्दी कैच किया और सीख लिया, उसने उस चीज को जल्दी में नहीं सीखा। इसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण वंशानुक्रम हेरिडिटी, मतलब कुछ बच्चों में तो ये पेरेंटल आ जाता है कि भाई उनके पेरेंट्स लंबे थे तो वो बच्चा भी लंबा हुआ, कुछ की पेरेंट्स की कद काठी थोड़ी हैवी थी तो वो बच्चे भी ऐसे हुए, रंग रूप का भी ऐसे ही आता है, नेचर का भी ऐसे ही आता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेरेंटल आती है। दूसरा पर्यावरण, कुछ का पर्यावरण पर का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि जो बच्चे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो वहाँ का माहौल अलग होता है, और जब वो वहां से निकल के शहर में आ जाते हैं तब उनको माहौल अच्छा मिलता है तो वो धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही शिक्षा है। शिक्षा का आप देखिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जनजातियां हैं जो पहाड़ी इलाकों में या जंगलों में जो रहती हैं, वहां उनके पास शिक्षा नहीं है तो उनका रहन सहन, उनका सब कुछ, वेशभूषा, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर उनको हम अपने लेवल पे बाहर शहरों में ले आए और उनको शिक्षा का अच्छा प्रभाव दे, अच्छी शिक्षा दे, तो उनके भी रहन सहन में हर चीज में तुरंत बदलाव आ जाता है। फिर है संस्कृति और समाज। संस्कृति और समाज का तो स्वाभाविक है कि प्रभाव पड़ना ही पड़ना है कि हम नॉर्थ इंडियंस का कल्चर बिल्कुल अलग है बजाय साउथ इंडियन के। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा वेशभूषा और उन लोगों के में हम लोग वहां जाके बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं होते और वो लोग यहाँ आके बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं होते। इसी तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि का जैसे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जॉइंट फैमिली में जो बच्चा रहता है वो उसको एक्सपोजर मिलता है, वो एक बाह्य पर्सनालिटी का बच्चा बनता है कि वो हर माहौल में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है बजाय न्यूक्लियर फैमिली के, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ओपन एरिया नहीं मिलता है। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स दोनों जॉब वाले हैं, बच्चा अकेला रहता है, बेबी सिटर उनको रखते हैं तो पूरा टाइम उसी एक बंदिश में रहता है, तो वो बहुत जल्दी किसी भी माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता। इसलिए वो उसको इंट्रोवर्ट चाइल्ड भी कहते हैं, शाई नेचर का भी कहते हैं। किसी भी माहौल में ले जाओ तो भीड़ में भी जाने के बाद वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। आयु
वह बुद्धि। आयु और बुद्धि, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बुद्धि में भी विकास होता चलता है। प्रजाति एवं देश, प्रजाति और देश, जैसे मैंने अभी कहा कि नॉर्थ इंडिया का और साउथ इंडिया का बहुत ज्यादा चेंजेस है, रंग रूप में भी, स्वभाव में भी, खान पान में भी, कि यहाँ के लोग जैसे रोटी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या उनको उसी से सेटिस्फेक्शन होता है, और अगर वो लोग वहां चले जाएं तो वहां तो इडली सांभर या दाल भात चलता है, तो वो 2-3 दिन तो खा सकते हैं, उसके बाद वो नहीं खा पाते, तो उनको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से वो माहौल उनको प्रभावित करता है, तो वो चीज हम उस माहौल के आदि नहीं है, इसलिए वो चीज हमको इफेक्ट डालती है। आर्थिक दशा, ये भी स्वाभाविक बात है कि आर्थिक दशा तो इंसान को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर किसी बच्चे के पास आर्थिक स्थिति की कमी है तो उसके रहन सहन में, और एक बजाय जो बच्चा कार से आ रहा है तो स्वाभाविक है कि उसको कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये फील करता है कि देखो ये कितने अच्छे उसमें है और मैं कितने उसमें हूँ। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ये शो ऑफ भी बहुत ज्यादा करते हैं कि आप ऐसे हो और मैं देखो बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। तो ये चीजें भी पर्सनैलिटी को या आपके व्यक्तिगत भिन्नता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। जो बच्चा आर्थिक रूप से थोड़ा तंग होगा वो अपने आप को दबा के रखेगा और बहुत ज्यादा खुल के सामने नहीं आएगा। एक्सेप्शनल केस में अलग बात है। ऐसे ही लिंग भेद में भी ये देखा जाता है कि बॉयज बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं बजाय गर्ल्स के, कि गर्ल्स को तो पेरेंट्स की तरफ से भी रखा जाता है कि नहीं आप इधर नहीं जाओ, ये बात मत करो, उससे बात मत करो, रात में मत जाओ, इसके साथ मत जाओ। लड़कों के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, तो वो भी उनके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और इस तरीके से इनमें भिन्नता पाई जाती है कि भाई जेंडर आपको बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई नहीं, हम समान कहते जरूर है लेकिन कर नहीं पाते, उस चीज को अपने नेचर में हम नहीं ला पाते। व्यक्तिक भिन्नता की प्राकृतिक एवं विशेषताएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिक भिन्नता के बारे में अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया है तथा व्यक्तिक भिन्नता की प्रकृति अथवा विशेषताओं के बारे में निम्न तथ्य दृष्टिगोचर किए हैं। जैसे अंतः व्यक्तिक भिन्नता मतलब इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, तो जैसे एक ही व्यक्ति का अपनी 2 योग्यताओं श्रीगुण में भिन्न होना समझा जाता है। जैसे किसी बालक में मूर्त बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी और सामाजिक बुद्धि सोशल इंटेलिजेंसी की तुलना में देखा जाता है कि कैसे बच्चे की मूर्त बुद्धि की उसको देख के चीजों को इमेजिन करना, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक होते हैं, वो सामाजिक तौर पे अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का शिक्षा में महत्व। शिक्षा में व्यक्तिक भिन्नता का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेन मुद्दा है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर समझ पाते हैं। अगर हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं और मुझे अगर ये नहीं पता कि इस बच्चे का नेचर कैसा है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगी। तो एक अच्छा टीचर वही कहलाता है जो प्रत्येक बच्चे के लेवल पे पहुंचकर उसके व्यक्तित्व को या उसकी आपस की जो उसकी क्वालिटीज हैं उनको पहचान के उनको शिक्षा दे। तो शिक्षक विद्यार्थियों को इस तरीके से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाई जा सकती हैं। जब हमको पता चल जाएगा कि ये बच्चा बहुत शाई नेचर का है, इसको कुछ चीज समझ में नहीं भी आ रही है, तो ये आपसे पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हेजिटेशन बहुत होता है। तो इसीलिए जब हमको उसका नेचर समझ में आ जाएगा तो हम उसको एक्स्ट्रा टाइम देके या उसको अलग से समझा के कि भाई बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसको हम पुशअप कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। इस तरीके से समावेशी शिक्षा मीन्स
कुछ जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, जिनको डिसेबल भी कहा जाता है, कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी होती हैं कि जिनको टाइम टू टाइम नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, तो उनके साथ शिक्षक का रोल बेहतर होता है। छात्रों को सही वर्गीकरण करना, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करना, व्यक्तिगत शिक्षक की व्यवस्था करना, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति के बालक के लिए अगर कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए भी व्यवस्था कर पाते हैं। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, गृह कार्य को देने की कोशिश करना ताकि बच्चा घर में जाके फ्री ना रहे, कुछ ना कुछ हम उनको ऐसा वर्क देते रहें जिससे वो घर पे जाके अपने काम में इन्वॉल्व रहे। शारीरिक दोष के प्रति ध्यान देना, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, ये सब इसके इम्पोर्टेंस है। असाधारण बालक की अवधारणा अगर देखी जाए तो असाधारण बालक वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या भावात्मक रूप से काफी भिन्न होते हैं। विशिष्ट या असाधारण बालकों की तरफ से भी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अधिक ध्यान दिया गया है। जो बालक भिन्न तरह के शील गुण में सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, उन बालकों को विशिष्ट या साधारण बालक कहा जाता है। जबकि क्रो और क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुण या उस गुणों को रखने वाले बालकों के लिए कहा जाता है। असाधारण बालकों के प्रकार अगर देखे जाएं तो असाधारण बालक कौन से हैं? बौद्धिक रूप से कमजोर बालक जो हैं वो असाधारण हैं। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को असाधारण माना गया है। अधिगम अक्षमता वाले बालक, जो सीखने की गति जिनकी बहुत धीमी होती है, या भावात्मक रूप से अस्थिर बालक और बाल अपराधी बालकों को इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अधिगम कठिनाई वाले बालकों की विशेषताएं, जिनको सीखने में किसी चीज को सीखने में जो उनकी गति धीमी है उसके पीछे जो रीजन है उसके बारे में, सीखने की उनकी गति धीमी है, पढ़ने या लिखने में कठिनाई है, ध्यान केंद्रित करने में समस्या है, विशेष शैक्षिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है उनको, पाठ्यक्रम का संवर्धन एवं संशोधन की आवश्यकता है, शिक्षण विधियों में कमी कि कोई भी टीचर सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बच्चों की क्वालिटी या उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बहुत कम है, ज्यादातर सब लेक्चर मेथड से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो योग्यता अनुसार सामूहिक कारण की कमी और सही परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता। तो जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है, जो असाधारण बच्चे हैं, उनके साथ ये सारी परेशानियां होती हैं, तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और इन सब चीजों के लिए शिक्षक की जो भूमिका है वो है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाना, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखना, शिक्षक द्वारा सीखने के लिए अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना ताकि बच्चे को ऐसा माहौल मिले तो उसकी सीखने की इच्छा ज्यादा प्रबल हो। ऐसे ही शैक्षिक रणनीतियां हैं कि मतलब उनकी गतिविधियां आधारित शिक्षण देने चाहिए, उनको व्यक्तिगत समय समय पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, रिमेडियल शिक्षण की आवश्यकता होती है कि भाई जो बच्चे वीक हैं उनको समय समय पर रिमेडियल शिक्षण दिया जाए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए। कुछ बच्चों का भौतिक स्तर काफी अच्छा होता है जबकि कुछ का अपेक्षाकृत कम होता है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे अध्यायों में डिवाइड करके उनको समझाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से ये रणनीतियां बनानी पड़ती है। और ऐसे ही समावेशी शिक्षा का जो महत्व है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर मिलता है, समानता और सम्मान की भावना विकसित होती है, असाधारण बच्चों के विकास में सहायता मिलती है, सहयोग और समर्थन की भावना विकसित होती है, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है ऐसे शिक्षा देने से। और निष्कर्ष में हम आते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं
को समझना प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है।